नमस्कार साथियों। वर्तमान में राजस्थान अध्यापक भर्ती द्वितीय श्रेणी की भी है, वो अभी है, बीच में एग्ज़ाम हुए थे और अभी L2 की और L1 की है वो भर्ती, और उनके एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी से वो संचालित है, चालू होंगे। और इस भर्ती में L2 अध्यापक बनने हेतु अलग अलग विषय वाइज है वो भर्ती है, और उनका सिलेबस भी है वो विषय अनुसार भी है। तो L2 में विज्ञान और गणित, L2 थर्ड ग्रेड अध्यापक जो बनता है तो इनका दोनों का है वो कॉमन होता है, सिलेबस भी कॉमन होता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम आज वो चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने है वो लगभग है वो 15 प्रश्न लिए हैं, और इन 15 प्रश्नों में से कई गुना अधिक है वो प्रश्न है इनसे संबंधित ही बनते हैं। पहला ही प्रश्न अपन लेते हैं। पहला प्रश्न लिया है, श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? श्वसन और पेड़ पौधों का नाम आते ही आधे से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जीव जंतु ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन ध्यान रखना हमेशा श्वसन की क्रिया, रेस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया में जितने भी प्रकार के जो सजीव है सभी सजीव ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करेंगे, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो श्वसन की क्रिया में ग्रहण नहीं करते, तो इस पर है विशेष ध्यान देना। अब है कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रहण कर रहे हैं पेड़ पौधे, लेकिन वह वो श्वसन की क्रिया नहीं है, वह है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उस क्रिया में पेड़ पौधे है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रहण करते हैं। अब है इस क्रिया में क्या क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और इनकी जड़ के द्वारा है जल को ग्रहण किया जाता है। जल को ग्रहण करके और प्रकाश संश्लेषण, नाम से ही पता है प्रकाश, लाइट और प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्रिया है संपन्न होती है हमेशा दिन में, जबकि श्वसन की क्रिया 24 घंटे है वो संचालित होती है। हम सांस नहीं लेंगे, सजीव नहीं रहेंगे, अर्थात ऑक्सीजन तो हमें लेनी ही पड़ती है 24 घंटे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में केवल है प्रकाश जरूरी है, तो सूर्य है सबसे बड़ा है ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ से है वो प्रकाश ऊर्जा आ रही है। और पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है उन पत्तियों में हरित लवक है वो पाया जाता है, और हरित लवक, क्लोरोफिल, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्रिया करके C6H12O6 जिसको हम भोजन कहते हैं, ये ग्लूकोज होता है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण में CO2 उपयोग में लेते हैं और O2 है निर्माण होती है, और श्वसन की क्रिया में हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और CO2 है वो छोड़ते हैं। अब ये क्रिया है केवल दिन के समय होती है। इससे संबंधित हमारी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, दम घुट जाता है, इस प्रकार की घटनाएं हैं। बिल्कुल इस क्रिया पर आधारित है, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने के कारण जो आसपास है, यानी पेड़ पौधा है और पेड़ पौधे के आसपास है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण नहीं की जाती। दिन में ये ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधा, लेकिन रात को ये ग्रहण नहीं करता, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ में पौधा है
पेड़ है तो ये श्वसन क्रिया भी करता है, रात को श्वसन क्रिया करेगा तो CO2 छोड़ेगा। पहले से भी CO2 है और श्वसन के द्वारा भी छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए एकदम गोटू का कार्य है वो करती है। ये दोनों है कंसेप्ट। पहला प्रश्न है, सजीव हमेशा ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करेंगे और CO2 छोड़ेंगे। केवल पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करेंगे और O2 का निर्माण करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे शुद्ध वायु हमें प्राप्त होगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगी। जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं उनको रोकने का प्रमुख जो कारक है, फैक्टर है, वो पेड़ पौधे हैं। अब अपन चर्चा करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है मलेरिया रोग हेतु रोग जनक। इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आता है रोग जनक और दूसरा आता है रोग वाहक। सामान्य रूप से हमें पूछे कि मलेरिया किससे हो रहा है तो हम बता देते हैं कि मच्छरों के काटने से, मच्छरों के द्वारा। लेकिन ये रोग वाहक है, रोग जनक नहीं है। इस मलेरिया का रोग जनक है वो प्रोटोजोआ सदस्य, प्रोटोजोआ सदस्य प्लाज्मोडियम है। रोग जनक का अर्थ हुआ जिसके कारण रोग हो रहा है, और वाहक ये एक तरह से वाहन की तरह कार्य करता है। मच्छर है, मच्छर की लार में प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जैसे हमें काटते ही हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम छोड़ दिया जाता है जिसके कारण हमें रोग हो जाता है मलेरिया। तो ये वाहक का कार्य करता है वो मच्छर और रोग जनक है वो प्रोटोजोआ सदस्य प्लाज्मोडियम। मलेरिया से संबंधित हम हैं वो सामान्य रूप से देखते हैं या सुनते हैं कि रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? PV, PF, PO, PM, ये अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम की जातियां हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मेलेरी। PF जो खतरनाक है वो मलेरिया का वो रोग मलेरिया रोग है। तो ये मलेरिया से संबंधित है, रोग जनक और रोग वाहक आ गया। अगला प्रश्न है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में देखें तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों का है वो परिवर्तन होता है, और रासायनिक में रासायनिक के साथ साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। इसको हम सरल रूप में समझते हैं। जैसे माना कि हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, ये दोनों मिल करके निर्माण करते हैं H2O जल का। अब है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों पदार्थ है वो कहलाते हैं अभिकारक, और ये दोनों मिल करके जिनका निर्माण हो रहा है इसको हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद। अब इन दोनों पर आधारित है कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल जाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन। यानी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक से उत्पाद बनना है और उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनता। ये है रासायनिक परिवर्तन। हम दो उदाहरणों पर है वो चर्चा करते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहा है, शुद्ध लोहा है, और वायु के और जल के नमी के संपर्क में आने से धीरे धीरे उसके ऊपर है वो जंग लग जाता है, सड़ जाते हैं। लोहे के गुणों में है वो कमी आ जाती है और पुनः जो पहले जैसा था लोहा वैसा हम नहीं बना सकते,
अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। आगे और उदाहरण है। उदाहरण के लिए हम एक कागज ही लेते हैं। जैसे माना ये कागज है और इस कागज के टुकड़े किए तो ये परिवर्तन, अर्थात टुकड़े करने से ये कागज है, ये दूसरा पदार्थ नहीं बनाया, केवल टुकड़े इसको जोड़ करके वापस, यानी पुनः कागज ही है। पहले बड़ा था, ये अभिकारक, टुकड़े किए उत्पाद, जोड़ दिया पुनः अभिकारक। कोई परिवर्तन नहीं, न तो अभिकारक में यानी अभिकारक उत्पाद में बदला, उत्पाद है वो अभिकारक में बदला। दोनों 2 दिवसीय प्रक्रिया है वो संचालित हो रही है, तो ये परिवर्तन हो गया भौतिक। अब इसको रासायनिक में यदि इसको हम जला दें, जलाने से हमें राख प्राप्त होगी। और यानी पहले हमारे पास था, कागज को जलाया तो राख प्राप्त होगी, वो उत्पाद हुआ। और उस राख से हम पुनः कागज नहीं बना सकते, तो कागज के टुकड़े करना भौतिक, कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन। सोने का पिघलना, सोना है सबसे महंगी धातु। अब है सोना है वो पिघल रहा है, माना हमारे पास है कोई भी है वो आभूषण है सोने का, और इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से हमारे पास जो प्राप्त होगा, पहले कैसा था और जो प्राप्त हुआ है तरल रूप में हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा है, वो सोना है तो भौतिक है। और जैसे ही सोने को गर्म कर दिया और उससे चांदी बन गई, इसका अर्थ हुआ रासायनिक। तो सोने को पिघलाएंगे तो सोना पिघलता ही सोना ही रहेगा, भौतिक परिवर्तन इनके है। और कई इस प्रकार के उदाहरण है, जैसे आप आसानी से समझो इन दोनों पर कि अभिकारक यदि उत्पाद में बदल रहा है और उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल रहा है, भौतिक परिवर्तन। और अभिकारक से केवल उत्पाद ही बनना है और पुनः अभिकारक नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रासायनिक सूत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है, इससे संबंधित और अभी अपन वो चर्चा करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgHOH2, ये है वो इसका रासायनिक सूत्र है। इसको सामान्य रूप में है वो हम कहते हैं रासायनिक भाषा में इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सामान्य रूप में कहा जाता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये शब्द का आया OH रासायनिक पदार्थ, ये आधारित है अम्ल और क्षारों पर, एसिड और बेस। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार है, हम एक सामान्य सारणी के आधार पर देखें pH होती है इनकी, जिनकी pH का मान है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। जिनका pH का मान है वो 7 है वो उदासीन में आ गया, और जिनका मान है वो 7 और 0 के बीच में यानी इससे कम है ये आ गए अम्ल, और 7 से अधिक 14 से कम है वो आ गए क्षार, अम्ल क्षार। ये तो एक तो pH पर आधारित है, इन अम्ल और क्षारों में हम वो विभेद कर सकते हैं। दूसरा आता है अम्ल और क्षार के साथ ही साथ में अम्ल होते हैं वो टूट करके H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार होते हैं वो टूट करके OH- आयन देते हैं। आयन होते हैं धनायन और ऋणायन। तीसरा इनके ऊपर अम्ल और क्षारों के ऊपर और अपन अध्ययन करें तो एक होता है लिटमस पत्र। इस पर भी प्रश्न है, वो अलग से एक नया प्रश्न बन गया कि लिटमस पत्र क्या है। लिटमस पत्र है, इनसे हम अम्ल और क्षारों के बारे में है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नीले रंग का नीला लिटमस पत्र, और दूसरा होता है वो लाल रंग का होता है। अब कहते हैं कि लिटमस पत्र है वो किससे प्राप्त होता है। छोटे से लेकर के बड़े पौधों के बारे में हम देखें और सामान्य कक्षाओं में कक्षा 9 में देखते हैं तो एक विटेकर नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने सजीवों को है वो 5 जगत में विभक्त किया था।
पंच जगत थी प्रणाली, तो उनमें से एक थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में भी कवक और शैवाल, इन दोनों का सहजीवन लाइकेन, दोनों का सहजीवन है वो लाइकेन है, वो कहलाते। तो लाइकेन पौधों से है वो लिटमस पत्र प्राप्त होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है लिटमस पत्र कौन से पौधों से प्राप्त होता है? लाइकेन से। अब है लिटमस पत्र का है वो अम्ल और क्षारों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। एक सरल रूप में देखते हैं, अनील, ए से हम मानते हैं कि ये ए यानी अम्ल, नील, नील यानी नीला। यदि हमारे पास अम्ल है और नीला लिटमस पत्र है, अम्ल नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे, नी से बना नीला और ले से बना लाल। तो अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीनों ही अनिल से हम समझ सकते हैं, ऐसे अम्ल, नी से नीला, ले से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये आ गया अम्ल। दूसरा क्षार या लाल लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र को है वो नीला कर देते हैं। तो अम्ल क्षारों पर आधारित, इनके ऊपर भी कई प्रकार के और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अम्लों के उदाहरण, क्षारों के उदाहरण, परबल अम्ल और परबल क्षार। तो अम्लों के सामान्य उदाहरण देखते हैं, HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4, ये हमारा प्रश्न भी है, वो आगे है वो पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं और इनको कहते हैं अम्लों का राजा। ये दोनों ही परबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार NaOH, KOH ये आ जाते हैं, यानी इनका पीछे रासायनिक है या OH माइनस लिखा हुआ है, ये हो गए क्षार। OH माइनस OH लिखा है वो क्षार हो गए, और इसमें आगे लिया हुआ H दिया है, ये टूटेंगे, HCl टूटेगा और टूटने से H प्लस और Cl। अपन को ध्यान रखना है कि ये H प्लस आयन दे रहे हैं, अम्ल हो गया, और KOH है, ये दोनों टूटेंगे, K प्लस OH माइनस, यानी माइनस OH माइनस आयन दे रहे हैं, वो आ गया अपना क्षार। तो अम्ल क्षार, इसी प्रकार ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न बनता है हमारा, कार्बन डेटिंग विधि पद्धति क्या है। कार्बन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के उथल पुथल और इनके होने से जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, पृथ्वी में मानवीय क्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा है, उथल पुथल होने से जो सजीव थे वो सजीव है वो पृथ्वी के निचली तल पे है वो दब जाते हैं, और पृथ्वी के ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर दाब पड़ जाता है। दाब और उच्च ताप के कारण इनके सांचे निर्मित हो जाते, जीवाश्म बन जाते हैं। जीव प्लस अंश, एक संधि विशेष भी कह सकते हैं। तो जीवों के अंश है। अब है ये जो जीवों के अंश है वो कितने वर्ष पुराने हैं, इनका अस्तित्व है वो ज्ञात करने के लिए इनकी गणना की जाती है, इनका समय का है वो पता लगाने के लिए एक विधि उपयोग में ली जाती है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग विधि। जीवाश्मों की काल गणना में उपयोगी विधि है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर मानव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियां जो पाई जा रही है उनमें से सबसे छोटी हड्डी, उसको एक ट्रिक के रूप में अपन देखते हैं, पढ़ते हैं। तो मिस में M से बन गया मेलियस, I से बना इनकस, और S से बना स्टेपीस।
ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये हड्डी है, ये पाई जाती है हमारे कान में। मनुष्य के कान 2 है, तो 3 + 3 टोटल कानों में है वो हड्डियों की संख्या हो जाएगी 6। तो स्टेपिस है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। भूकंप हाल ही दिनों में चर्चित है। हमारे आसपास देशों में कई प्रकार के ऐसे प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप आ रहे हैं। गुजरात में भी बहुत भयंकर है, वो एक भूकंप आया था, अर्थक्वेक। तो भूकंप, इसको मापने वाला यंत्र, कई बार प्रश्न पूछा गया भी है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो भूकंप को मापने वाला यंत्र कहलाता है सीस्मोग्राफ, और इसको मापने की जो इकाई है वो तीव्रता कहलाती है। यदि इस तीव्रता का मान है वो 6 से अधिक है, 6 से अधिक है, तो उससे जन और धन दोनों प्रकार की है वो हानि हो जाती है। अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप। बीमार होते ही हम डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं, डॉक्टर साहब कानों में एक यंत्र लगाते हैं और हमारे हाथ के ऊपर या हमारे सीने पर है वो लगाते हैं, उससे जांच करते हैं। वो जांच वाला यंत्र कहलाता है स्टेथोस्कोप। इससे हमारे शरीर में जो श्वसन दर है चल रही है, कितनी है, तीव्र है या कम नहीं है, उनके बारे में वो जांच करने वाला यंत्र है वो कहलाता है स्टेथोस्कोप। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार है वो धड़कता है। प्रश्न इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है, इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार का दूसरा यंत्र है स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर नई नई तकनीकी है वो प्रयोग में ली जा रही है। पंपिंग करके यहाँ पर हमारे हाथ के ऊपर है वो डॉक्टर साहब के द्वारा बांध करके और पंपिंग किया जाता है, और ये यंत्र जिसके ऊपर है वो अंक लिखे होते हैं और उससे नापते हैं, और नापते ही हमारे मन में एक प्रश्न पूछते हैं कि बीपी, नाम सुनते ही हमारा शरीर है वो कंपी युक्त हो जाता है। बीपी हो गई, हाई हो गई या लो हो गई। तो बीपी, बी से बड़ा ब्लड, पी से बड़ा प्रेशर। बीपी को मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर कहलाता है। पहला प्रश्न। दूसरा इसी के ऊपर पूछा जाता है कि जो बीपी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में है, बीपी है वो कितनी होनी चाहिए, कम और अधिकतम। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 80 से लेकर के 120 mmHg बराबर है वो होती है। ये हमारी एक स्वस्थ व्यक्ति की है रेंज है। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। दृश्य आँखें जो हमें रंग बिरंगे संसार को देखने में है वो हम उपयोग में ले रहे हैं, और आँखों की रोशनी है वो धीमी पड़ जाए जिसके कारण कई प्रकार के है वो रोग हो जाते हैं। तो एक रोग है दूरदृष्टि दोष, और दूसरा है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष का अर्थ हुआ दूर की वस्तु यहाँ से अधिकतम दूरी पर है वो दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है। अब इसका क्या निवारण किया जाए, और इसके निवारण हेतु हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं और उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस की संरचना हम देखें तो किनारों पे है पतला और बीच में बड़ा एक पारदर्शक होता है, आर पार हमें वस्तु को है वो देख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु है, यहाँ से यहाँ नज़दीक तक है, वो तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु है वो दिखाई देती है। इसके लिए हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं, उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस की संरचना जो बीच में है वो छोटा या पतला, किनारों पे है वो बड़ा होता है। अब इसको याद करने का और क्या तरीका हो सकता है? इसको याद करने का एक तरीका ट्रिक दूर और उत्तल, निकट और अवतल। दूर में कम अक्षर है तो कम अक्षर वाला लेंस प्रयोग करेंगे। निकट में अधिक अक्षर है, एक अधिक है दूर से, 1 2 3, तो जो अधिक अक्षरों वाला लेंस है वो हम इसमें इनके निवारण हेतु प्रयोग करेंगे। ये होगी दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष। अगला हमारा प्रश्न है CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। मनुष्य ने सभ्यता के साथ है वो जीना सीखा। जैसे जैसे वनों से स्थल पे आए और स्थलों के बाद में जितनी भी प्रकार की है वो धीरे धीरे खोज होती गई। पहिए का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार हो गया और सभ्यता में रहना है वो सीख लिया। झोंपड़ी से भवनों में, धीरे 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 करते करते महलों में आ गया और हमारे परिवेश का है वो दिनों दिन दोहन करता जा रहा है। हम रेफ्रिजरेटर या एसी एयर कंडीशन में है वो जी रहे हैं और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो साधन है इनमें एक प्रकार की गैस है वो निकल रही है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम इसका अध्ययन क्यों करें? प्रश्न सीधा ही पूछा जा सकता है CFC का पूरा नाम। अब है ये CFC हमारे लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है? इसका सीधा ही असर पड़ता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक कैसे? पृथ्वी तल से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एक परत है, इस परत का नाम है ओजोन परत। O3। अब ये ओजोन परत हमारे लिए क्यों लाभदायक है या इसका हम क्यों अध्ययन करें या इसका प्रभाव है CFC का है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सूर्य जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सूर्य से कई प्रकार की है वो किरणें निकल रही है और इनमें से एक किरण और निकलती है जिसका नाम है UV रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है। और CFC क्यों पढ़ रहे हैं? CFC है रेफ्रिजरेटर या एसी, इनमें वातानुकूलित जो उपकरण हैं इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, इनमें CFC गैस पाई जा रही है। ये गैस है जैसे ही निकलती है वायुमंडल में निकल करके धीरे धीरे करके हमारी ओजोन परत को है वो नुकसान पर पहुंचा रही है। ओजोन परत है वो नष्ट होती जा रही है। और सूर्य से आ रही है किरणें, UV अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य से जो किरणें आ रही है, ओजोन परत है तो ओजोन परत है इस किरणों को है वो रोक देती है। लेकिन जैसे ही CFC निकली ओजोन परत नष्ट हो गई। ओजोन परत नष्ट हो गई तो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर आए हैं तो जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पाए जा रहे हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं क्लोरोफिल युक्त है वो पीली पड़ जाती हैं। मानव शरीर का सबसे बाहरी जो भाग है वो त्वचा है। ज्ञानेंद्रिय हम 5 पढ़ते हैं, उनमें से
जो स्पर्श कराने वाला, अनुभव कराने वाला जो भाग है त्वचा है, इस त्वचा से संबंधित है वो रोग हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। तो कैंसर रोग के लिए दावेदार CFC रोक रही है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, वो पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव। अब ये हरित गृह प्रभाव क्या है, और या इसके ऊपर प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैस CO2। शीत जो प्रदेश है, उन शीत प्रदेशों में पेड़ पौधों को हीटिंग देने हेतु उनके कांच के घर बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे पौधे हैं, उन पौधों के ऊपर है ग्रीन कांच का है वो आवरण है, वो बिछा दिया जाता है। सूर्य से जैसे किरणें आ रही है, CO2 अगर गैस आ रही है, ये गैसें इनमें से प्रवेश तो कर जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, और नहीं जाने के कारण यहाँ पर है जो हरित गृह है, ये घर हरा पेड़ पौधों के कारण, और इसका तापमान बढ़ जाता है। इसके तापमान बढ़ने से आसपास का तापमान भी बढ़ जाता है। आसपास का तापमान बढ़ा, धीरे धीरे इस प्रकार के हरित गृह ज़्यादा है, धीरे धीरे हमारे पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ गया। अब औसत तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ा? औसत तापमान बढ़ा, जैसे ही जो बर्फीले क्षेत्र है, ग्लेशियर है, बर्फ़ युक्त क्षेत्र है, वहाँ की बर्फ़ तापमान बढ़ने से बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलने से हमारे जो समुद्रों के किनारों पर पाए जाने वाले घर है वो जलमग्न हो जाएगा। एक कमी के कारण पूरा प्रभाव हमारी पूरी पृथ्वी पर पड़ा है, जिसको हम एक ग्लोबल वार्मिंग है वो कह सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक जीवाणु है। राइजोबियम ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जो ऐसे पौधे जो फलीदार हो, जिन पौधों में छोटी छोटी फलियां लगती है, इनकी जड़ों में गांठों के रूप में एक जीवाणु पाया जाता है, वो है राइजोबियम। ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? ये हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन है जो 21% है, हम श्वसन की क्रिया में ले रहे, पेड़ पौधे भी ले रहे और मनुष्य सजीव सभी ले रहे, लेकिन नाइट्रोजन को हम है वो सीधी ग्रहण नहीं कर पाते, और हमारे शरीर के लिए नाइट्रोजन सबसे अधिक उपयोगी है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण में ये घटक है। प्रोटीन के निर्माण में घटक के रूप में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन है, ये चारों हैं। इसके साथ ही साथ में DNA, RNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी में नाइट्रोजन उपयोगी है, और नाइट्रोजन को हम सीधा ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन प्रकृति में कुछ इस प्रकार के जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को ग्रहण कर देते हैं, नाइट्रेट में है वो बदल लेते हैं और हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। इसलिए जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें हम कहते हैं प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये राइजोबियम। इससे संबंधित एक और है पौधा शैवाल, एल्गी। शैवाल है, शैवालों की संरचना में एक उपकरण है, एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को है वो सीधा ग्रहण करता है, नाइट्रेट में या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में बदलने का है वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है लाल आंकड़ों की पुष्टि काल। लाल आंकड़ों की
पुस्तिका, रेड डाटा बुक भी कहते हैं इसको। ये क्या है और इसके बारे में हम सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल आंकड़ों की पुस्तिका क्या है, रेड डाटा बुक क्या है। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जो सजीव पाए जा रहे हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, जो खतरे संकटग्रस्त है या विलुप्त हो गए हैं, उनको दर्ज किया जाता है। एक पुस्तिका है और उनमें है नाम लिखा जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी हम केवल टीवियों में ही देखते हैं कि डायनासोर इनका नाम है। हमारे आसपास ऐसे पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है जो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त है, उनका इस पुस्तिका में नाम दर्ज किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि हमारे परिवेश में पुराने समय में एक ऑर्नामेंटल्स, एक खुशबूदार पौधा गूगल, जिनको हम भगवान की आराधना के हेतु है वो प्रयोग में लेते थे, वो धीरे धीरे है वो समाप्त हो रहा है, उनके ऊपर संकट आ गया है, तो उनका नाम भी है इस पुस्तिका में दर्ज है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु इनसे संबंधित है कि जहाँ पर है जैव विविधता पाई जा रही है, पौधे हैं वो सब जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या है। ऐसा स्थल जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या अधिक है, जैव विविधता स्थल कहलाते हैं। और विशिष्ट क्षेत्र है तो वो क्षेत्र कहलाते हैं हॉट स्पॉट, तप्त स्थल भी है कहते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा प्रियोन। प्रियोन क्या है? प्रियोन एक विषाणु है, वायरस। अब इसकी संरचना क्या होती है, कैसी होती है? प्रियोन में केवल संरचना में हम देखें तो इनके चारों ओर एक खोल पाया जाता है। ये खोल बना होता है प्रोटीन का, इसके कारण इनका नाम है वो पड़ गया प्रियोन। और इसके अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ है वो पाया जाता है, या तो हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए और इनके चारों ओर खोल प्रोटीन का, जिनको हम प्रियोन कहते हैं। अब वायरस आ गया। वायरस क्या है? वायरस है सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी। वायरस में, विषाणु में सजीवों के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीवों के गुण भी है वो पाए जाते हैं। विषाणु नाम है वो आ गया है। तो विषाणु से संबंधित अपन एक और चर्चा करते हैं। एड्स, AIDS सबसे भयंकर है वो बीमारी, चारों तरफ दिनों दिन फैलती जा रही है। कैंसर और एड्स ऐसे असाध्य रोग है जिनका लाइलाज है, बचाव ही इनका इलाज है। तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पहला ही प्रश्न है इसका पूरा नाम। ये किसके कारण हो रहा है? रोग जनक, जिसको अपन पहले पढ़ा है, तो ये हो रहा है HIV वायरस या विषाणु के द्वारा। और इस वायरस को हम रिट्रोवायरस नाम देते हैं। रिट्रोवायरस क्यों कह रहे हैं? रिट्रोवायरस इसलिए कह रहे हैं कि एड्स का जो विषाणु है, विषाणु है एड्स, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है। इसके कारण इसको है वो रिट्रोवायरस कहते हैं। तो आज का वीडियो है आपको है वो अच्छा लगा होगा। ये जो जितने भी प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको दिए हैं, ये हमारे वर्तमान में राजस्थान बोर्ड द्वारा जो संचालित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से है वो लिया गया है। सोचता हूँ आपको है वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।
अगला जो भाग है उसमें हम और विज्ञान विषय से संबंधित, गणित विषय से संबंधित है वो प्रश्न लाएंगे 1-2 दिन में, ताकि आने वाली जो परीक्षा है L2 की विज्ञान और गणित अध्यापक L2, उसमें आप है वो सफल हो, आपको है वो अच्छा एक जज्बा है वो प्राप्त हो। धन्यवाद।